इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 1 समय की शुरुआत से भाग 4, जिसमें हम प्रारंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे जो पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों से गुफाओं में आ गए और गुफाओं के बाद खुले जगहों पर उन लोगों ने कैसे अपना घर बनाया, कैसे वहां पर रहन बसेरा किया, कैसे वहां पर रहना शुरू किया, उसके बारे में। क्योंकि यही सब तो जानना है ना इस अध्याय में। अब 12वीं में जाओगे तो आपको और भी अच्छा अच्छा जानने को मिलेगा। उसके बाद मतलब आज से करीबन 5000 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में जानने को मिलेगा। बाकी सब तो आपको इसी में समझा दिया जाएगा। तो चलिए, आरंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनः निर्माण करने की कोशिश करते हैं, मतलब फिर से उसको निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को ज्यादा सुनिश्चित आधार पर पाएंगे। मतलब अब पहले से शुरुआत किए थे, अब फिर से शुरुआत करेंगे तो ठीक ठाक अपने एक पोजीशन पर रहेंगे ना जी। तो एक सुनिश्चित आधार पर अब हम अपने आप को पाते हैं। उपलब्ध सबूत के माध्यम से जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं उसका पुनः निर्माण करने का तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकारियों चाहे शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करें। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, डिजाइनिंग क्या है, वैसा। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोबे जगह है, तो किलोबे और ओलोर्जे साइली के खनन, वहां पर जब खनन हुआ ओर्लेजे साइली और किलोबे में, ठीक है, तो वहां के खनन में जब हुआ तो हजारों की संख्या में शकल और उपकरण, क्या चीज, शकल और उपकरण और हस्त कुठार, मतलब हाथ से बना हुआ औजार, तो हस्त कुठार वहां से मिले। ये औजार करीबन 7 लाख से लेकर 5 लाख साल पुराने हैं। अब ये कौने मशीन में डाल के निकाले हैं कि इतना पुराना है, वो तो भैया हम भी नहीं जानते। आप जानते हो तो कमेंट करके बता दियो। है कि भैया हमको तो 500 साल पहले का हुआ वो भी ठीक तरीके से याद नहीं रहता। ये 7 लाख साल पहले की बात हो गई, तो ये थोड़ा खोपड़ी में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो यही बोला जा रहा है कि ठीक है, हम भी मान लिए कि वो कितना भी मिला तो 7 से 5 लाख साल पहले का है, ठीक है। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य पदार्थी, चाहे वहां पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जहां पर हमें खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाए, वहां लोग बार बार आते रहते थे। भैया जहां पर खाना पानी मिलेगा वहां पर कौन नहीं आएगा जी, सब आना चाहेगा। ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि आपने यहाँ पर तस्वीर देखा, किस तरह का इलाका है, ऊपर का ऊंचाव है, नीचे का ढलान है, ठीक है। इस पर बालकनी जैसा किस तरह बना दिया गया है चलने के लिए, बीच में घर बना दिए गए हैं। तो ऐसे ही घर बनाए जाते थे रोजमर्रा के काम के लिए, जिंदगी जीने के लिए। बस ये चित्र आप यहाँ पर देख रहे हो, तो बाएं ओर जो चित्र है ये चित्र दर्शाता है कि ओलोर्जे साइली का जब वहां पर खनन कार्य हुआ तो वहां पर इतना सब सामान मिला, यही मिला है। तो उन सब पुराने जमाने के लोगों में लोग शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते थे कि हमने ये किया है। इसीलिए बोलते हैं हर जुर्म के पीछे एक सबूत छुटा रहता है, ध्यान से खोजो मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही क्षेत्र में जाओगे तो आपको जमा शिल्पकृतियां मिलती है, तो वहां पर लोग जमा करके रखते होंगे और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता है वहां ऐसे शिल्पकृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। जहां पर लोग कम आते जाते रहेंगे वहां पर आपको कुछ देखने को मिलबे नहीं करेगा जी, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर लोग ज्यादा आते जाते रहते हैं, कचरा मिलेगा, लोहा लकड़ मिलेगा, जो भी निकाल कर फेंके होंगे वो तो आपको दिखेगा ही वहां पर। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड जो थे अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। मतलब एक ही जगह पे जानवरों के बीच में भी वो निवास करते थे।
निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसे होता है, मतलब ये जितना भी हुआ कैसे हुआ। तो 4 लाख साल पहले से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू हो गया था। ये सब चालू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरा स्थलों में मिलते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार, जब दक्षिण फ्रांस में जाओगे आप तो वहां पर एक लेजरेट गुफा मिलेगा, ठीक है, उसको बताते हैं, पहले ये जान लो। पेड़ और होमिनाइड, पेड़ और अन्य स्तनपायी, मतलब ऐसे ऐसे जानवर इस पर रहा करते थे। भरण पोषण कैसे होता था, पेड़ का कैसे होता था, हड्डियां नीचे फेंक देते थे, ऊपर खाते थे, हड्डी नीचे फेंक देते थे, वजन के मार से, भूकंप के मार से, चाहे कभी भी ऐसा अनहोनी हुआ तो ये सबको साफ सफाई करके वहां पर लोग डाल दिया करते थे। तो एक तरह से वहां पर अवशेष ये मिलने लगे, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ऐसे ऐसे कांड हुए होंगे। तो बस यही प्रवेश और निकाय, इधर से आया इधर निकला ऊपर गया, मतलब ये आपको समझाया गया है कि एक ही जगह पर बाकी सब लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है भैया, घर एक ही रहेगा तो उसमें तो अनेकों जानवर लोग रहने वाले हैं, तो रहबे करेंगे, जाएंगे कहाँ वो। तो यहाँ पर इन पेड़ के बारे में, चाहे इसके बारे में बताते हैं। पुरातत्वविदों का यह भी सुझाव है कि पूर्व होमिनाइड भी होमो हैबिलिस की तरह, जिस तरह होमो हैबिलिट्स रहते थे, तो उसी की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वही खा लेते थे और अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। और यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियां कैसे पहुंची होगी, मतलब जहां पर ये लोग थे वहां पर हड्डी कैसे पहुंची होगी, यह भी जानने वाली बात है। यहाँ पत्थर कैसे पहुंचे होंगे, क्या हड्डियां अक्षुण्ण रही होगी, क्या हड्डियों को जाना जा सकता है, क्या हड्डियां इंसान की है, क्या जानवर की है, कौन से जानवर की है, तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम अब गुफाओं की दीवार के बारे में पढ़ रहे थे। जो गुफाओं के दीवार 12 × 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाए गए थे, मतलब ऐसा बनाया जाता था कि 12 × 4 मीटर का हो, मोटा मोटी 8 फीट का रूम हो, आराम से उसमें 3 4 5 6 लोग रह जाते थे, सो जाते थे, ऐसा करते थे भैया। और इसके अंदर, अब इसके अंदर जाए तो अंदर जाओगे तो 2 चूल्हे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 चूल्हे और विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत वहां पर मिलेंगे, जैसे फलों, वनस्पति, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों में मिलेगा टाउट, पार्च और कार्प। टाउट, पार्च और कार्प के साक्ष्य वहां पर देखने को हमें मिलेंगे। और एक और पूरा स्थल है दक्षिण फ्रांस के समुद्री तट पर स्थित है, जिसका नाम है टेरा अमाटा। तो टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ी रस, और जिसको बोलते थे ना सामयिक मौसम तो बदलते रहता है, तो सामयिक मौसम प्रवास के लिए बनाई गई थी, मतलब मौसम को बिताने के लिए उसको बनाया गया था। मतलब टेराकोटा में जब खुदाई हो रहा था तो वहां पर आपको मिला, कहाँ पे? टेरा अमाटा में जब खुदाई हुआ तो ऐसा झोपड़ी वहां पर मिला। यहाँ पर देखो, अब चित्र में यहाँ पर दिया गया है, चित्र के नीचे ये टेरा अमाटा में पुनः निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारे को सहारा देने के लिए बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था और फर्श पर जो पत्थर थे छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, और वे उन स्थलों के द्योतक हैं जहां बैठकर लोग पत्थर से औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह, जो काली जगह जो दिख रही है ना, तो काली जगह, तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है कि यहाँ पर चूल्हा हो सकता है। और आपके अनुसार इन स्थलों पर रहने वाले जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिडो के जीवन से किस प्रकार अलग थे? जो लोग पेड़ पर रहते थे उनका जीवन घर में रहने वालों से कैसे अलग है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। केन्या में चिसवांग और दक्षिण अफ्रीका में
अश्वाटकर्णास के पत्थरों के औजार के साथ साथ, पत्थर के औजार तो मिले, उसके साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। कितना? 14 से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झोपड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है? ये सवाल है। अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? ये खुद से आग लगा कि आग को लगाकर तब पकाया गया था? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते, ठीक तरीके से हम उसके बारे में नहीं जानते। दूसरी ओर जब मैं बात करूंगा तो चूल्हे आग के नियंत्रण प्रयोग के द्योतक है, मतलब आग को नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है और इसके कई फायदे हैं। नियंत्रण आग का प्रयोग, जब आग को नियंत्रित कर लिए हैं तो नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मतलब गर्मी मिलने के लिए मददगार होती है। आग जब चूल्हे में धनकाते हैं तब, ऐसे गांव में बोरसी का नाम तो सुने ही होंगे, तो बोरसी में आग रखकर घर में लोग रखते थे कि घर गर्म रहेगा, क्योंकि चूल्हा जब खाना बन जाएगा चूल्हा से कोयला निकाल लेंगे, लकड़ी निकाल लेंगे और वो रूम में रख लेंगे और चलेगा। वो रात को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रात को लोग बिछौने के नीचे रख के सो जाएगा, खटिया के नीचे, ये नीचे से गर्म रहेगा, मजा आता था, हम भी सोते थे। और इसके भोजन भी पकाया जाता था। हर चीज करने का कला तो हर किसी के अंदर में होता है भैया। जब चूल्हा बनेगा तो उस पर भोजन तो पकाना आराम बात का हो गया, आसान हो गया। और इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने मजबूत करने में आग का इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ पर कठोर का मतलब हो गया जला देने का। आग लगाएंगे तब न जलेगा। जैसा कि भाले की नोक जब बनती है तो भाले की नोक बनाने में सल्क क्या होता है? सल्क निकाल पर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती है। तो भाई कुछ वो बनाना है तो उसमें आग तो चाहिए, चाहे आप लोहा का बनाओ, मिट्टी का बनाओ, चाहे कुछ वो का बनाओ, मजबूत करना है तो आग चाहिए। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता है। जहां पर आग जलते हैं वहां पर जानवर नहीं आया करते हैं। कोई भी खतरनाक जानवर हो गया उसके सामने आग रख दो ना तो अच्छे जानवर भाग जाएंगे वहां से। क्यों? दिस इज द डर। प्रारंभिक मानव, जिसमें औजारों का निर्माण हम पढ़ेंगे। औजारों का निर्माण क्यों जरूरी है भैया? क्योंकि औजार बिना तो सब चीज व्यर्थ, सब चीज बेकार। तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल, जो भी औजार होते थे, तो औजारों का इस्तेमाल औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। केवल मानव ही नहीं बनाते थे औजार, पक्षी भी कुछ ऐसी चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें किस चीज में मदद करे? भोजन प्राप्त करने में, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए, सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए, ऐसे चीजों में उनके भी काम आते हैं। इस प्रकार कुछ चैंपैंजी जो थे, चैंपैंजी भी अपना भरण पोषण करने के लिए औजारों का इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें वह स्वयं बनाते थे। कोई देवी देवता और अल्लाह खुदा आकर बनाकर नहीं चले जाते थे। आगे है, हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो बानरों में नहीं पाई जाती है। जैसा कि हमने पृष्ठ संख्या 11 पर देखा है, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्तन युतंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलता पूर्वक प्रयोग संभव हुआ है। यहाँ पर देखो आप, साफ साफ यहाँ पर मालूम चल रहा है कि शरीर की बनावट और शरीर की योजना के अनुसार ही हाथ की कुशलता सही तरीके से निखर कर आई है, जिससे हम अनेकों कार्य उससे कर सकते हैं हाथ का इस्तेमाल करके। इस कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। शायद औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसलिए हम अपने आप को बदल डालें। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं, चाहे कैसा भी बनाए, जिस प्रकार औजार बनाते हैं उनका प्रयोग करते हैं, कैसा भी बनाए लेकिन उसका प्रयोग करते हैं।
और उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अब देखो, हथियार बना लिए, अगर हमारे पास संगठन की क्षमता, संगठन की ताकत नहीं हो तो सब हथियार व्यर्थ है। आपके सामने 100 लोग गोली चला रहा है, आप अकेले AK-47 लेकर चले जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 100 लोग बंदूक से गोली चला रहे हैं, आप अकेले तोप लेकर जाओगे तो उन लोगों को कुछ नहीं कर पाओगे। ये वो ग्रेनाइट फेंकेगा, सब तोप सहित आप उड़ जाओगे। और जो ये स्मरण शक्ति है, याद करने की शक्ति, तो ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। और जटिल संगठन बनाना, तो याद करना और संगठन बनाना है, ये सब बानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बानर में यूनिटी नहीं है, मतलब बंदर में यूनिटी नहीं है। आप एक बंदर को जरा उसके घर से उठा कर लेकर आ जाओ, आपका घर नहीं पूरा तोप लिया सब बंदर आकर, तो मेरा भी नाम नहीं। दैट्स माय ईगो। आप बंदर के झुंड से एक बंदर लेकर आ जाओ, आपका थोबरा ओबरा सब बिगाड़ देगा सब। आप गाड़ी से भागो, कुछ भी से भागो, आपको पकड़ने के लिए वो पीछे ही रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ, आपको खोज लेगा सब। आप किसी भी जानवर नहीं, आप बानर की बात हो रही है तो बानर की मैं बात बता देता हूँ। अगर बानर का एक बच्चा मर जाता है ना, तो वहां पर पूरा संगठन बिखरा जाता है। कहां कहां से बानर आ जाते हैं वहां पे। और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि बानर के अंदर स्मरण शक्ति और जटिल संगठनात्मक कौशल, ये सब उन लोगों में अभाव है, मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभाव का मतलब है कि है लेकिन कम है। क्या है लेकिन कम है। याद रहेगा, है लेकिन कम है, उतना हमारे जो उतना नहीं है। तो अपने से कंपेयर करेंगे किसी जानवर का, किसी जीव जंतु का, तो ये सही बात थोड़ी है। लेकिन हाँ, बंदर भी कुछ कम नहीं है। चलो एक बात की कहानी बता देते हैं। तो हमारे ही दोस्त के घर में, अच्छा घर एकदम खुला था, नीचे से भी ऊपर से भी खुला था। तो ऊपर कुछ सुखाने के लिए रखा गया था। तो सुखाने के लिए रखा गया था, तो हमारे दोस्त जन गए और उस बंदर को बढ़िया से पीट दिए। अब वो भी अपना खाड़ में था कि हमको भी मौका मिलेगा तो बदला निकालेंगे। ये जैसे गए ऊपर मारने के लिए, तो फिर ऊपर से नीचे आया, बरंडा से सीढ़ी पर गया, मारा तबड़ाक से, चटाक से ना एक थाबर गाल लाल हो गया पूरा। तो ऐसे ही बंदर मजा लेता है सब मार मार के। और फिर वो मारेगा तो रुकेगा, वो तो तुरंत भाग जाएगा वहां से। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया में आपको देखने को मिलेगा। इथियोपिया कौन? इथियोपिया देश में आपको मिलेगा। कहां पे? आपको उधर अफ्रीका में पड़ेगा। और कुछ आरंभिक औजारों के बारे में मैं बता दूं तो ये औजार ओल्डवाइड में मिले थे। कहां पर? ओल्डवाइड में मिले थे। और बगल में दिखाया गया औजार जो है, जो सामने आपको देखने को मिल रहा है, ये औजार गंडास है। क्या नाम है इसका? एक गंडास है। गंडास मतलब जिसके सल्कों मतलब उसके धार को, सल्कों को निकाल कर धारदार बना दिया जाए। मतलब ठोस पूरा बरका सा दे रहा है, उसको तोड़ तोड़ कर धारदार बना दो। और नीचे दिखाए गए औजार एक हस्त कुठार है, मतलब हाथ से पकड़ कर मारने वाला चीज है ये। आगे देखिए, क्या आप यह बता सकते हैं कि ये औजार किस काम में आते हैं? किस कार्यवश इसका उपयोग किया जा सकता है? देखो भैया, ऐसे हथियार को तो किसी कपार पर फोड़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता था, चाहे लकड़ी उकड़ी तोड़ कर काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन आज तो ऐसे चीज से काटा जाएगा तो भैया काटते काटते जमाना बीत जाएगा, लेकिन हम काट नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी का चीज अलग है। अभी का पत्थर, पहले का पत्थर मजबूत होता था ना, हीरा जैसा होता था। और आज का पत्थर एकदम लंगूर जैसा दिखेगा, मारो एक हथौड़ी बस भसक से ना टूट जाएगा। अब हीरा लेकर आओ, हीरा पे एक हथौड़ी मारो, हथौड़ी टूट जाएगा लेकिन हीरा नहीं टूटेगा। ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, कभी हथौड़ी मार कर देखा नहीं है। लेकिन कहीं अरबों करोड़ों की संपत्ति हमारे पास होगी तो 2-3 हीरा खरीद कर लाएंगे, फिर उसको हथौड़ी मार कर देखेंगे कि टूटता है कि नहीं टूटता है, तब मैं आगे की बात बताऊंगा। और केन्या के मानचित्र में जाओगे, केन्या के मैप में जाओगे तो पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। केन्या के मानचित्र में पूरा स्थलों में कुछ प्राप्त होता है हथियार। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे,
जो उधर के लोग थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो लोग सबसे पहले हथियार बनाया था। अब अलग अलग प्रकार के हथियार भी बन सकते हैं। अरे शैतानी खोपड़ी, दिमागी खोपड़ी, क्या कुछ करवा देवे किसको क्या पता। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते हैं कि यह काम पुरुषों और स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह बुक साफ साफ हमें बता रहा है, एनसीईआरटी बुक, कि उस जमाने में पुरुष और स्त्री दोनों साथ साथ मिलकर काम करते थे कि नहीं करते थे, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आप राम द्वापर का और त्रेता का बात कर लेंगे तो हर किसी को अपने माता और अपने वाइफ के नाम से ही जाना जाता था, और जाना जाता है भी जी। जैसे में कौशल्या नंदन, रामायण से बात कर लेते हैं ना, कौशल्या नंदन, सुमित्रा नंदन, केकई नंदन था ना उन सबके माता का नाम। फिर जब शादी हो गया तो सीताराम, सियाराम, उर्मिला लक्ष्मण, ऐसे ही नाम से पुकारा गया। अब कृष्ण भगवान को भी देख लिया जाए तो किसके बेटे थे वह? कुंती के। नहीं, कुंती के नहीं थे। उनके माता का क्या नाम था जो पालने वाली थी? यशोदा। तो किसके नाम से जाना गया उनको? यशोदा नंदन। और उनके असली माता का क्या नाम था? कृष्ण भगवान के देवकी नाम था श्री कृष्ण भगवान के असली मम्मी का, माँ का। क्योंकि ये पता ही आपको, रामायण महाभारत देखे ही होंगे, तो महाभारत में उनको पहुंचा दिया गया यशोदा जी के पास, लेकिन फिर भी उनको देवकी नंदन, कुंती पुत्र को कुंती पुत्र, गंधारी को गंधारी पुत्र के नाम से, मतलब गंधारी के जितने भी पुत्र थे, 100 पुत्र थे, गंधारी पुत्र उसके नाम से याद किया जाता है ना। अब आगे आ जाते हैं कृष्ण भगवान पे। तो कृष्ण भगवान का जब शादी हो गया, फिर भी उनका देवकी नंदन तो था ही, यशोदा नंदन था ही। उसके बाद से उनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का पहले मैं यहाँ पर थोड़ा उनके गर्लफ्रेंड का नाम बता देता हूँ। तो राधा कृष्ण, तो ऐसे नामों से जाना जाता था। मतलब हमारा इतिहास ही है पूर्वजों का, पहले ही का इतिहास है कि भैया शादी से पहले माँ के नाम से जाना जाओ और शादी के बाद पत्नी के नाम से अपनी पहचान को बनाओ। मतलब मैंने ऐसा सुना है, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, जिस दिन खोजेंगे उस दिन बताएंगे। संभव है कि स्त्रियां संभव है कि जो भी स्त्री होंगी, स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। चलिए इससे मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे। हम सब जानते हैं कि सीता जी को बाद में जब लंका विजयी होने के बाद फिर से उनको राम जी ने त्याग दिया। तो जब राम जी ने त्याग दिया तो फिर लव और कुश की सेवा करने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए वो जंगल जाती थी, पानी भर के लाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, अपना रसोई खुद बनाती थी, मतलब खाना खुद बनाती थी, चक्का अपना खुद पीसती थी, दाल भी अपना खुद पीसने का, आटा भी खुद पीसने का, हाँ चावल दान दक्षिणा से मिल जाते थे, और बाकी सब हाथी, घोड़ा, चटाई, स्वेटर वगैरह जो भी बिनना था अपने हाथ से ही बिनना था। क्योंकि हमारा हस्तकला उस समय बहुत ज्यादा था। आज तो हम हस्तकला को तो फालतू में ले लेते हैं। लगभग 35,000 वर्ष पहले, आज से करीबन 35,000 साल पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ, और इस बात का सबूत यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। फेंक कर मारो भालर, इंग्लिश में बोलते हैं भाला, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एथलेटिक्स में क्या उसको बोलते हैं, थ्रोइंग कुछ करके नाम है, मैं भूल गया हूं उसको। उसके बाद से तीर धनुष आता है। भैया हम तो तीर और कमान ही जानते हैं, मजा आता है चलाने में। गुलेल भी आता है, मजा आता है चलाने में। कभी आप चलाओ यार, मजा आएगा। हाँ मानते हैं घर पे कोई नहीं देता होगा, ऐसी बात है, अपने से खरीद कर लाओ। मांस को साफ किया जाने लगा। अब भैया मांस को भी ये लोग साफ करते थे, काय को, उसका इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी। क्या चीज? हड्डी को बाहर निकाल दिया जाता था, और फिर उसे सुखाकर
हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। हल्का सुखाकर उसको सुरक्षित रख लेते थे। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। जो भी खाना बचा है उसको बाद में खाया जा सकता था। पहले के जमाने में लोग पूरी भी रोटी भी सब फुला फुला कर रखते थे बाद में खाने के लिए। कुछ और भी परिवर्तन आए हैं, जैसे समुद्रदार जानवरों। समुद्रदार जानवर क्या होता है? तो समुद्रदार जानवरों को पकड़ा जाना। अब यहाँ पर समुद्र शब्द अटक रहा है जी, आपको भी मेरे को भी, लेकिन मेरे को नहीं अटक रहा है। क्यों? क्योंकि इसी में हमको सब चीज बताया गया है, अलग अलग नहीं जानना है। यहाँ पर समुद्रदार जानवरों को पकड़ा जाने लगा और उनके रोएदार खाल, मतलब ऐसे जानवरों को जिसमें रुआ होता होगा, मतलब पूरा एकदम रुई का गट्ठा, जिसमें भेड़, याद आया ना? हाँ, तो उनके खाल का कपड़ा की तरह, मतलब उसके खाल को कपड़ा की तरह उसका प्रयोग कर लेते थे। और सिलने के लिए सुई का आविष्कार हुआ। और सुई का आविष्कार कैसे हुआ? तो सुई का आविष्कार हुआ होगा किसी जानवर के हड्डी वगैरह से। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग आज से 21,000 साल पुराना है। छेनी या रुखानी। अब छेनी तो सब कोई जानते हैं, रुखानी क्या? चिकन करने वाला। तो रुखानी और छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई थी, सब चीज बनने लगा था। और इन नुकीले ब्लेडों से, नुकीले ब्लेड कौन सी? पत्थर को मार मार कर, नुकीले ब्लेडों से सिंग, हाथी दांत, सिंग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करने का यह जो कुरेदना, मतलब उस पर नक्काशी करने को कुरेदना भी बोलते हैं, पर्वतीय शब्द है। नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया था हर किसी के लिए। ये हाथों में देखो ना, एक तस्वीर दिख रहा है ना, हाथों में लिया हुआ कुछ तो लिया है। यह है एक भाला, प्रत्यक्ष यंत्र। यह एक भाला है जो यंत्र का काम करता है, ठीक है। और इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए, और इसके ऊपर देखो नक्काशी किस तरह शानदार किया गया है। और भाला प्रत्यक्ष यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुआ। क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी प्रयोग बता सकते हैं? हाँ या ना बता सकते हैं? ये सामने आपको देखने को मिल रहा है। ये पत्थर है, इस पर नक्काशी किया जा रहा है। ये नीचे का चीज है, क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है नहीं पता। चलिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ। क ख ग घ अंग, देख लिए। क का मतलब हो गया एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जा रहा है, ठीक है। ख नंबर, इसके एक चपटी सतह तैयार हो जाती है, ठीक है। अब एकदम बराबर सतह आ गया ना, जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। इसको क्या कहता है? ख नंबर को घन, ग नंबर। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच या हथौड़े की सहायता से उसके प्रकार, मतलब उस पर प्रहार किया जाएगा। उसका कुछ ना कुछ डिजाइनिंग करने के लिए उस पर प्रहार किया जाएगा, घ नंबर। और इससे धारदार पट्टियां बन जाती है, एकदम चोखीला, जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अथवा उनसे एक तरह की छेनियां बन जाती थी जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। अंग नंबर, हड्डी पर नक्काशी का नमूना। इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए, जो सामने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह संप्रेषण एवं संचार के माध्यम है। आपको पता होना चाहिए कि संप्रेषण क्या होता है और संचार का माध्यम क्या होता है। भाषा और कला, क्या चीज का मतलब? भाषा और कला। अब देखो, सब चीज के लिए भैया हमको भाषा सीखना तो जरूरी है, और भाषा सीख लिए तो और कुछ करने ही नहीं आता, तो हम भाषा सीख कर क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? इससे बढ़िया है भाषा और कला दोनों सीखो। मैं भी आज इसी कोशिश में हूँ, भाषा और कला दोनों के पीछे लगा हूँ, और हाथ जोड़ तोड़ कर लगा हूँ। भैया किधरों से ना किधरों से मुझे तो चाहिए। तुम रो गाओ कुछ भी करो, मुझे तो भैया भाषा भी आना चाहिए, कला भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे संचार का माध्यम भी पता है, संप्रेषण का माध्यम भी पता है। समझे?
चलिए आगे अगले भाग में इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके बताना, हिचकिचाना नहीं, हिचकिचाना भी नहीं। क्यों है, कुछ क्या मिलेगा जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जिंदगी में कुछ नहीं सीखोगे ना। हमारे पापा जी बोला करते थे, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पत परत निशान। मतलब अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो जिस तरह रस्सी आते जाते में वो कुएं के सिलाब जो होता है उस पर रेखा पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है, कट जाता है, वैसे ही अगर हम कोशिश करते रहे तो हमारा कोशिश एक ना एक दिन कामे आएगा, कहीं नहीं जाएगा। जी तोड़ मेहनत कर डालो भैया, अपनी जिंदगी है, जीने में क्या दिक्कत है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।